अदब का शहर माना जाता है लखनऊ, जो अवध रियासत की राजधानी हुआ करता था। माना जाता है कि अवध को उसका नाम कोसल प्रदेश की राजधानी अयोध्या से मिला था। मुगल काल में अवध एक बड़ी रियासत थी। अवध को साहित्य, कला, धर्म और आर्किटेक्चर के पैट्रोनेज के लिए जाना जाता था। लेकिन देश के बाकी हिस्सों की तरह ही अंग्रेजों ने अवध के हिस्सों को कुतर कुतर कर इस पर कब्जा कर लिया। आज हिस्ट्री कनेक्ट में इसी अवध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कितना पुराना है अवध और कैसे अवध की रियासत मुगलों के हाथों से निकलकर अंग्रेजों की हड़प नीति का शिकार हो गई। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। महाजनपद काल में कोसल नाम के महाजनपद के साथ अवध का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने लखनऊ शहर को बसाया था, तब इसे लखनौती कहा जाता था और अयोध्या के नाम पे ही आगे चलकर लखनौती और उसके आसपास के एरिया को अवध कहा जाने लगा। फिर आगे चलकर अवध का जिक्र मिलता है 14वीं सदी में, जब इस इलाके पर जौनपुर के शर्की राजा रूल करते थे। 1350 से लेकर 1478 तक 84 सालों तक इन्होंने अवध पर शासन किया। फिर हुमायूं ने इस इलाके को मुगलों के अधीन कर दिया। इस दौरान अवध ने तरक्की का लंबा दौर भी देखा। अकबर के बेटे जहांगीर ने अपने शासनकाल में शेख अब्दुल रहीम को अवध पर शासन चलाने की जिम्मेदारी दी। शेख रहीम अकबर के जागीरदार हुआ करते थे। उन्होंने लखनऊ में मच्छी भवन बनवाया। आज इस भवन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन उनके बनवाए मच्छी भवन से ही आगे चलकर अवध की राजनीति भी शुरू हुई। फिर वो दौर भी आया जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ी। औरंगजेब की मौत के बाद देश में कई रियासतें अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का दबदबा भी धीरे धीरे देश में बढ़ रहा था। इसी टाइम पर साल 1722 में मुगल बादशाह ने अवध को थोड़ी आज़ादी दी और मुगल वफादार सादत खान को अवध का गवर्नर बना दिया। सादत खान ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अवध को मुगलों का सूबा कहा जाने लगा, जिसका मतलब था कि अवध मुगलों की छत्रछाया के नीचे स्वतंत्र थे। माने यहाँ का राजपाट देखने वालों को अवध की अंदरूनी सियासत से मतलब नहीं होगा, बस मुगलों को उन्हें अपना बादशाह मानना होगा और टैक्स देना होगा। इस टाइम पर अवध का विस्तार बहुत बड़ा था। इसकी सीमाएं दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और बिहार से लगती थी। अंग्रेजों की भी इस रियासत पर टेढ़ी नजर थी, क्योंकि अवध अमीर रियासत थी। ये गंगा जमुना दोआब के बीच की रियासत थी, जिसमें काफी अच्छी खेती हुआ करती थी। साल 1739 में सादत खान की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सफदरजंग को यहाँ का नवाब बनाया गया। लेकिन सफदरजंग भी बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाया और जल्दी ही उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद साल 1754 में लखनऊ का नवाब बना नवाब शुजाउद्दौला, और यहीं से अवध की पॉलिटिक्स में आया एक टर्निंग पॉइंट। शुजाउद्दौला ने फैजाबाद में काफी काम कराया। उन्होंने यहाँ पर छोटा कलकत्ता किला बनवाया। इसके अलावा गुलाब बाड़ी और मोती महल जैसे भवन भी बनवाए। कहा जाता है कि शुजाउद्दौला के टाइम पर फैजाबाद का डेवलपमेंट अपने पीक पर था, लेकिन इनसे कुछ गलतियां भी हुई। जैसे कि साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्लासी की लड़ाई जीत ली। इस जीत के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए। फिर साल 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई तो शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने अवध और मीर कासिम दोनों को हरा दिया और उनके साथ इलाहाबाद की संधि की। यह संधि ऐतिहासिक थी, क्योंकि इससे अंग्रेज अवध में सेंध लगाने का मौका पा गए थे। इलाहाबाद की संधि के मुताबिक कंपनी ने 50 लाख रुपए के बदले में अवध का कुछ हिस्सा वापस कर दिया। तय हुआ कि अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी नवाब के खर्चे पर अवध में रहेगी। इस तरह से अवध को धीरे धीरे अंग्रेजों ने नवाब से छीनना शुरू कर दिया, माने कुतरना शुरू कर दिया। साल 1775 में शुजाउद्दौला की मौत हो गई और अवध के नए नवाब बने आसफुद्दौला। आसफुद्दौला ने ही इसी साल अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। उन्होंने लखनऊ को बुलंदियों पर पहुंचाया। आसफी इमामबाड़ा बनवाया, लखनऊ की फेमस भूल भुलैया बनवाई, साथ ही आज जो लखनऊ की पहचान है रूमी दरवाजा, उसको भी बनवाया। उनके दौर में लखनऊ ने खूब तरक्की देखी, लेकिन जब ये सब हो रहा था तब अंग्रेज अवध पर अपना शिकंजा कसते जा रहे थे।
ब्रिटिश सेना की सुरक्षा और युद्ध में मदद के लिए अवध के नवाब ने पहले चुनार का किला, फिर बनारस और उसके बाद गाजीपुर और फिर इलाहाबाद के किले को भी छोड़ दिया। अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था तो उन्होंने टैक्स की अपनी रकम को भी बढ़ाना जारी रखा। कई इतिहासकार अवध को दुधारू गाय कहते हैं क्योंकि जितनी भी रकम अंग्रेजों ने बढ़ाई, अवध के नवाब बिना किसी ना नुकुर के भरते चले गए। सबसे बड़ा चेंज तब आया जब साल 1801 में अंग्रेजों ने सादत अली खान द्वितीय को कठपुतली नवाब बनाया। उसने 1801 में एक संधि की और अपनी सेना छोड़ दी। साथ ही रोहिलखंड के साथ साथ अवध का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। इसी संधि में एक और बात कही गई कि नवाब अवध के शासन को उचित ढंग से चलाएंगे। इस क्लॉज को याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर अंग्रेजों को अवध हड़पने में इसी क्लॉज ने बहुत मदद की थी। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे अवध के दो जागीरदार अपने शतरंज के खेल में इतने मशगूल थे कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा जब पूरा शहर लुट रहा था और अंग्रेज उस पर कब्जा कर रहे थे। आखिर में वो दोनों जागीरदार भी एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं। साल 1847 के बाद अवध का हाल कुछ ऐसा ही था। इस साल वाजिद अली शाह नवाब बने। वो मनमौजी नवाब थे, नाच गाने, कविता और मुशायरों के आयोजन में दिलचस्पी रखते थे। कहा जाता है कि वाजिद अली ने 300 शादियां की थीं और तलाक भी खूब दिए थे। उन्हें अपनी रियासत से ज्यादा मजा एंटरटेनमेंट में आता था। साल 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उनका एक ही मकसद था, ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाना। उन्होंने अवध के एक ऑफिसर कर्नल विलियम हेनरी को अवध की रिपोर्ट तैयार करने को कहा। रिपोर्ट इसलिए ताकि कल को जब कब्जा करें तो बता सकें कि इन वजहों से कब्जा किया है या इन वजहों से कब्जा जरूरी हो गया था। हेनरी ने डलहौजी के हिसाब से रिपोर्ट बनाई। कहा कि अवध में अराजकता है और नवाब के खिलाफ ठोस कदम उठाना जरूरी है। लेकिन उन्होंने अवध के विलय की बात नहीं की। कुछ वक्त तक डलहौजी ने कुछ नहीं किया। फिर 7 साल बाद सर जेम्स ऑटरम को एक और रिपोर्ट बनाने को कहा। इस रिपोर्ट में भी नवाब के अधिकारियों के करप्शन और अराजकता की बात कही गई, लेकिन इस बार भी कब्जा करने की कोई सलाह रिपोर्ट में नहीं दी गई थी। लेकिन डलहौजी बीइंग डलहौजी, उन्होंने रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर अपने ऊपर के अधिकारियों को भेजा और उसे फिर अवध में कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई। डलहौजी ने सबसे पहले साल 1801 की संधि को तोड़ा और कहा कि अवध के नवाब पिछले 50 सालों से अवध पर सही से शासन नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक नई टीटी के हिसाब से काम होगा, जिसमें उन्होंने अवध के नवाब से सारे प्रशासनिक कामों को अंग्रेजों को देने को कहा। हालांकि वाजिद अली शाह ये चाहते नहीं थे, लेकिन वो मजबूर थे। सेना थी नहीं, विरोध कैसे करते। फिर 7 फरवरी 1856 के दिन अंग्रेजों ने अवध रियासत का विलय कर लिया। अंग्रेजी सेना नवाब के महल में घुसी और वाजिद अली शाह को कैद कर लिया। वाजिद अली शाह के बारे में किस्सा भी बेहद मशहूर है, आपने सुना भी होगा। 1857 के गदर के वक्त जब अंग्रेजों ने हमला बोला तब नवाब अपने महल में थे। वो वहां से इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि उनको जूतियां पहनाने के लिए महल में कोई सेवादार मौजूद नहीं था और वाजिद अली शाह इसी वजह से पकड़े गए, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के मटिया बुर्ज के कारावास में भेज दिया गया। इसी गदर में उनकी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से लोहा लिया और नाकों चने चबवा दिए। अवध में विद्रोह खत्म करने में अंग्रेजों को बहुत टाइम लगा और 1858 में जाकर अवध पर वो पूरी तरह से कब्जा कर पाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अवध की और कहानी इस बात की कि कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके पूरे अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे अंग्रेजों ने भारत को अपने कंट्रोल में किया था, हिस्सों को अलग अलग तरीके से जीत कर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।